चलो बाबू, ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत है क्या बिजनेस को? ट्रेड को जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की? क्या जरूरत है? हाँ बाबू देखो, एक बात समझ लो, रॉ मटेरियल हर जगह नहीं होता। हर जगह हो सकता है हर चीज का रॉ मटेरियल, नहीं हो सकता। रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। और यहां पर बेटा फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए अगेन वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। लो अब ये बहुत काम की बात है, थोड़ा सा तो टच करो, इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन में कौन सी ट्रांसपोर्टेशन आएगी? लैंड रूट, एयर रूट और सी रूट? सब तीनों। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ये थोड़ी का लैंड रूट कवर है। ठीक है, अब एक बात समझो बाबू, मान लो आपने नोएडा में एक फैक्ट्री लगाई जो मोबाइल फोन बनाएगी, ठीक है, ठीक है, और उसका रॉ मटेरियल चाइना से आएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाइना से कैसे आएगा गुड्स? बिना ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के आ जाता क्या? आ जाता क्या? नहीं आ सकता। रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाया आपने ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेकर। यहां पर फिनिश गुड्स बन गया, मोबाइल फोन बन गया। नोएडा में बेचना है क्या? ऑल ओवर इंडिया बेचना है, ऑल ओवर वर्ल्ड बेचना है बेटा? प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक अगेन पहुंचाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। समझ आई बात? क्या जरूरत है ट्रेड को इसकी? बाबू सबसे ज्यादा टी कहां पर होती है? चाय कहां पर होती है सबसे ज्यादा? असम एंड दार्जिलिंग, ठीक है। साइबर वाले चाय नहीं पीते, कैसे आई? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एयर रूट में जब गुड्स ट्रैवल करता है तो किसके थ्रू करता है? एरोप्लेन। बोलो यार, बोल ही नहीं रहे। कह रहे हाँ बहुत बढ़िया, तुम्हारे तो रब भला करे भाई, भगवान तुम्हारा तो बहुत। अब सुन लो, टीचर यही बोलता है। और वो शिप के थ्रू ट्रैवल करता है। वाटर रूट में मतलब सी रूट में कैसे करता है? शिप में। अरे यार बेवकूफों की कोई अकल ही नहीं है यार। सुन लो, जब एयर रूट बोलोगे तो कभी ये नहीं बोलना एरोप्लेन। व्हाट इज एयरक्राफ्ट? एरोप्लेन में लोग ट्रैवल करते हैं, गुड्स नहीं, ठीक है। एयरक्राफ्ट बोलना। और ऐसे शिप मत बोलना, शिप में लोग ट्रैवल करते हैं। एनसीईआरटी भी शिप लिखती है हर जगह पर। अरे यार क्या बेवकूफियत है, उसको बोलते हैं वेसल, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेसल बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया? रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए और फिनिश गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। बात ओके, ठीक है। सेकंड वन हम टच कर लेते हैं, लो इंश्योरेंस की बात करते हैं। मेरा मन है इसको समझाने का। इंश्योरेंस क्या होता है बस आप ये बता दो, याद है? चलो ठीक है, मैं लिख ही देता हूं। लो जी, देखते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। मैंने डेफिनेशन लिखी है, पढ़ी है कभी शिवांगी? आपने पढ़ी है सान्या बाबू? ये चलो कोई नहीं, अब देखते हैं। इंश्योरेंस क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। अब बात को समझता है बाबू, इंश्योरेंस कोई वन वे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, टू वे है। इंश्योरर के बीच में और इंश्योर्ड के बीच में। हु इज द इंश्योरर? इंश्योरेंस कंपनी।
उसको बोलता है इंश्योरर, ठीक है। और इंश्योर्ड कौन होता है? जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है। कह रहा है इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करेंगे। इंश्योरर ने क्या बोला, पढ़ो, इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस। कहता है आप, इंश्योरर बोल रहा है, इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। आपको लॉसेस हो जाएंगे, हम गुड कर देंगे इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। इन शॉर्ट आपको प्रीमियम देना है, ये लॉसेस को गुड करेंगे और आप प्रीमियम दोगे टाइम पर। आपको पता है आपके कोर्स में 3 इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। अब एक बात को और टच कर दो, बेटा लाइफ कभी इंश्योर होती है? लो पढ़ लो, डेफिनेशन तो पढ़ो। इंश्योरर क्या कह रहा है? मेक गुड द लॉस, आप मर जाओ हम जितना कर देंगे इन रिटर्न ऑफ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम, आप प्रीमियम दे देना। जिंदगी में हजारों जगह टर्म लिख के देखी होगी लाइफ इंश्योरेंस, बेटा लाइफ कभी इंश्योर नहीं होती। करेक्ट वर्ड इज लाइफ अश्योरेंस। लाइफ सिर्फ अश्योर होती है, सिर्फ पैसे मिलते हैं, जिंदा कोई नहीं कर सकता आपको। खैर इसकी ये बातें हम बाद में पढ़ेंगे। बिजनेस को जरूरत है कि नहीं फायर और मरीन इंश्योरेंस की? बेटा देखो, आप ना छोटे लेवल पर मत सोचना कि हाँ दिल्ली से गुड्स आ रहा है सहारनपुर, हमने तो कभी इंश्योरेंस कराया ही नहीं, वो मत सोचो। बड़े लेवल पर सोच लो, चाइना से हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जरूरत है कि नहीं है? बेटा मरीन पता है ना क्या चीज़ होती है, खत्म कर देती है। और अगर आप सोचते हो ना कि आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कभी कंटेनर देखा है? वेसल का कंटेनर देखा है? लगभग इस रूम जितना बड़ा होगा, 2 आ जाएंगे कंटेनर, एक इस साइड एक इस साइड, इतना बड़ा कंटेनर होता है, ठीक है। अगर आपके छोटे गुड्स एंड लेट्स सपोज मोबाइल एसेसरी की बात करूं तो एक कंटेनर में 1 करोड़ से ज़्यादा की आती है, और ऐसे कहीं कम से कम 50 कंटेनर एक वेसल पर होते हैं। समझ में आई बात? गलती से वेसल गया तो बेटा समझ लेना आप भी गए। बिना इंश्योरेंस के ट्रेड नहीं चल सकता, गलती से भी नहीं चल सकता, ठीक है। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जितनी बड़ी फैक्ट्री लगाकर बैठे हो, आप सोच रहे हो बिना इंश्योरेंस के फैक्ट्री चला लेता हूं, गलती से आग लग जाए क्या होगा? आप फॉक्सवैगन जितनी फैक्ट्री लगाकर बैठे हो, आग लग जाए क्या होगा? पता है आपको ऑटोमोबाइल्स में सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अब मेरे से अब ये सोच रहे होंगे मैं फॉक्सवैगन क्यों बोल रहा हूं, फॉक्सवैगन ही है उसका नाम, वॉक्सवैगन नहीं होता। लिखते वी हैं, जर्मन कंपनी है, जर्मन कंपनी मतलब वी को वहां पर हम एफ प्रोनाउंस करते हैं। करेक्ट वर्ड इज फॉक्सवैगन नॉट वॉक्सवैगन। कान लगा के सुनना कभी ऐड आए तो। समझ में आई बात? बेटा ये जरूरत है ट्रेड को इंश्योरेंस की। ओके बात? 2 बातें समझ में आ चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज इंश्योरेंस, ठीक है। अब टच कर लेते हैं वेयर हाउसिंग को पहले, बैंकिंग को सबसे बाद में करूंगा, ठीक है। वेयर हाउसिंग के ऊपर ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन हाँ क्योंकि कुछ बातें आपको पता नहीं होंगी, मेरे को बस वो बोलनी है। वेयर हाउसिंग 2 चीजों से मिलकर बना है या एक? वेयर हाउसिंग का क्या मतलब होता है? गोडाउन। वेयर हाउसिंग क्या होता है? स्टोरेज दोनों जगह की जाती है बेटा, गोडाउन एज वेल एज कोल्ड स्टोरेज। ये टर्म सुनिए कभी? चलो बताता हूं आपको दोनों। बेटा पेरिशेबल प्रोडक्ट यहां स्टोर किए जाते हैं और नॉन पेरिशेबल यहां किए जाते हैं। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वी नीड स्टोरेज फैसिलिटी। ऐसा हो सकता है वीट जितनी प्रोड्यूस हुई सारी खा गए, मान लो वीट गर्मियों में होते तो गर्मियों में हुई, गर्मियों में ये सारी खा गए, सर्दियों में क्या करोगे? ऐसा हो सकता है कि हमें ना मिले सर्दियों में? टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में, वो कौन फिल करता है बेटा? वो वेयर हाउसेस फिल करता है टाइम गैप को। हमेशा टाइम गैप होता है, या तो गुड्स यहां स्टोर किए जाते हैं या तो गुड्स यहां स्टोर किए जाते हैं। आप गारमेंट की दुकान है आपकी, सर्दियों के लिए लाए हो, कुछ सामान बच गया तो क्या कहां करोगे स्टोर? यहां पर स्टोर करोगे। ट्रेड, हर ट्रेड को जरूरत है, हर ट्रेड में बेटा कोई ना कोई सीजनैलिटी इन्वॉल्व है। अभी सर्दियां चल रही है बेटा, बहुत सारी शादियों का सीजन आने वाला है, फ्रूट चाट खाओगे शादी में जाकर तो वाटरमेलन खाने को मिलेगा, वो तो गर्मियों में होता है, सर्दियों में कैसे खा पा रहे हैं? यहां स्टोर होता है। पता है आपको? ये ट्रेड को जरूरत है बेटा, अगर ये नहीं होंगे ना तो बस समझ लो दुनिया खत्म है। हर ट्रेड को जरूरत है बेटा गोडाउन की एज वेल एज कोल्ड स्टोरेज की। यहां पर क्या क्या स्टोर होता होगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स,
यार हर पेरिशेबल चीज यहाँ स्टोर होती है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, ठीक है, यहाँ सारी नॉन पेरिशेबल चीजें। मैंने एक बार एक कोल्ड स्टोरेज का ऑडिट किया हुआ है शामली में, तो बेटा उन्होंने कुछ 4 फ्लोर जितना बड़ा कोल्ड स्टोरेज लगा रखा था, और 26-27 दिसंबर की बात है, बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा, आज से 3-4 साल पहले, और उन्होंने बनाना स्टोर कर रखे थे 3 डिग्री टेम्परेचर पर। 3 डिग्री पर बनाना में एक दाग भी नहीं आता। तो मैंने बोला कि मेरे को अंदर जाके देखना है, तो बोलते हैं नहीं बहुत ठंड है, क्या करोगे जाके देख के, और हमारे को यही सिखाया होता है, अच्छा जहाँ क्लाइंट मना कर रहा है वहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ी है। मैंने कहा नहीं अब तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैंने खोला गेट, अंदर गया, एक कदम अंदर रखा, दूसरा दोबारा बाहर ही रख लिया, छोड़, 3 डिग्री टेम्परेचर पे कौन जाएगा मरने। तो बेटा ये भी वेयर हाउसेस का ही पार्ट है। टीचर लोग सिर्फ इसको टच करते हैं, इस पॉइंट को टच नहीं करते, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये पक्का 100% वेयर हाउसेस का पार्ट है, ठीक है। और ये खत्म कर दो कि समझ लेना बेटा बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि हर बिजनेस में सीजनैलिटी है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है दुनिया का जिसमें सीजनैलिटी नाम की चीज ना हो, ठीक है ना। वी नीड स्टोरेज फैसिलिटी, हर बिजनेस को चाहिए स्टोरेज फैसिलिटी, ठीक है। लो एडवर्टाइजिंग की बात कर लेते हैं। बाबू आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, आप कोई प्रोड्यूसर हो, आपने गुड्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, कैसे बताओगे दुनिया को मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया? फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें। फॉग ने पहली बार 9 गैस परफ्यूम बनाया, चलो शुरू हो जाओ, एक एक घर जाके बताना शुरू कर दो। पूरी जिंदगी लगा लो, 1 लाख घर कवर कर लोगे? नहीं बेटा, एडवर्टाइजिंग ही आपको रियलिटी में बिजनेस देती है। बोलते हैं ना ऐसा जो दिखता है वो बिकता है। गंदगी भी बिक जाती है ऐड से, किंडर जो है कुछ भी बेच लो, ठीक है ना, जितना ऐड करोगे कुछ भी बिक जाएगा। समझ में आई ना बात, ठीक है ना। ये एडवर्टाइजिंग की जरूरत है हमारे बिजनेस को, ठीक है ना। कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है बेटा घर घर जाकर कंज्यूमर को बताया कि हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया। आपको हर हाल में बेटा एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है अगर आप रियलिटी में चाहते हो कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, ठीक है ना। Hyundai ने एक नई कार बनाई या सैमसंग ने एक नया मोबाइल फोन लॉन्च किया, चलो ठीक है घर घर जाकर बताना शुरू कर दो, नहीं चल सकता बिजनेस। समझ में आ रही है ना बेटा, वी नीड एडवर्टाइजिंग, हर ट्रेड को चाहिए एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग से मतलब लोन वगैरह से। फाइनेंस क्या होता है? लोन होता है। बैंकिंग समझते हो, अकाउंट ओपन करना, फंड डालना, फंड ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पर। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, अभी आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस कभी समझ ना आ रही हो, ये मानकर चलो 1 महीने के लिए बैंक बंद हो गए, अपने फादर से पूछ लेना इकोनॉमी को कितने करोड़ का नुकसान होगा। मैं बता देता हूं 10 लाख करोड़ से कम नहीं होगा। आपको यहां से सूरत फंड ट्रांसफर करना है बिना बैंकिंग के, करके दिखाना। और मैं छोटा मोटा नहीं, आपको 50 करोड़ रुपए सूरत से गुड्स मंगाना है, ठीक है, सूरत से गुड्स मंगाना है 50 करोड़ रुपए का, ठीक है, और बैंक बंद है महीने के लिए, क्या कैसे करोगे? लेकर जाओगे कैश 50 करोड़, आपको निपटा देगा कोई रास्ते में। समझ में आ रही है बात? फाइनेंसिंग क्या होता है? लोन। एक ऐसी कंपनी का नाम बता दो या गिनी चुनी, मैं मानता हूं विरला हजारों कंपनियों में से पूरे इंडिया की कोई विरली होंगी बेटा जिन्होंने लोन नहीं ले रखा। ये जरूरत है फाइनेंस की, ठीक है ना। शायद ही कोई कंपनी होगी जो नो डेट कंपनी आज की तारीख में, विरली। समझ में आई बात बेटा? ये बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग की जरूरत है। अभी मैं ज्यादा चीजें टच नहीं कर रहा क्योंकि ये 4th चैप्टर में मेरा 4 घंटे का मैटर है, अकेला बैंकिंग और फाइनेंसिंग 4 घंटे इस पे ही लगाने हैं मैंने, ठीक है। तो चैप्टर 4 में बहुत बहुत तगड़े लेवल पे क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड खत्म हो गए, अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, आप अपने नोट्स निकालना बस जल्दी जल्दी से। देखो एक बात समझ लो, प्रॉफिट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट हमारा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। लेकिन अगर आप मेरे को कहोगे सिर्फ प्रॉफिट है तो बेटा जरूरी नहीं है।
कई बार बिजनेस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को, और कलेक्टिवली इकट्ठा प्रॉफिट के साथ साथ। प्रॉफिट अर्निंग मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा यहां पर, आपको पता है प्रॉफिट अर्निंग क्या चीज होती है। हर बिजनेस को अपने सर्वाइवल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत है। प्रॉफिट अर्निंग तो है ही हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, लेकिन खाली क्या प्रॉफिट मेकिंग होता है? नहीं होता बेटा। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब ही क्या है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनता है, जरूरी नहीं है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव। कोई प्रॉफिट के साथ मार्केट स्टैंडिंग के लिए बन सकता है, कोई प्रॉफिट के साथ इनोवेशन के लिए बन सकता है, कोई प्रॉफिट के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बन सकता है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सबसे पहले हम टच करेंगे मार्केट स्टैंडिंग को। लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और मुझे जाननी है आपसे है ये, क्या होता है मार्केट स्टैंडिंग? क्या होता है? बाबू, मार्केट स्टैंडिंग क्या होता है? मार्केट कैप्चरिंग। मार्केट में पकड़ कितनी है आपकी, ठीक है। लो एक एग्जांपल देकर समझाता हूं तो आपको बड़ी क्लैरिटी होगी, ठीक है। जियो की लॉन्च से पहले एयरटेल का मार्केट शेयर ठीक ठाक होता होगा, आइडिया का भी बढ़िया होता होगा, वोडाफोन का भी बढ़िया होता होगा। लो मैं बात करता हूं एयरटेल की। मान लो एयरटेल का मार्केट शेयर इज 25%, ठीक है, और आइडिया का मान लो 30%, ठीक है। वोडाफोन का मान लो 30%, इसका मान लो, ठीक है, और अदर्स का मान लो 15%। आप समझते हो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट स्टैंडिंग? ये मार्केट स्टैंडिंग है, मैंने दिखा रखी है आपको। क्या मतलब है इसका? बेटा अगर 100 लोग मार्केट में जाएंगे ना, तो 30 लोग वोडाफोन की सिम लेके आएंगे, 30 लोग आइडिया की सिम लेकर आएंगे, 25 लोग एयरटेल की लेकर आएंगे, और 15 अदर्स, कुछ भी कह लो, एयरसेल, टाटा डोकोमो, कुछ किसी का भी नाम ले लो। ये होती है मार्केट स्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब जियो लॉन्च हुआ होगा उसके दिमाग में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? लॉन्ग रन में तो होगा ना कि मैं लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट होगा? उसने भी सोचा होगा मुझे इन सबकी मार्केट स्टैंडिंग खत्म करनी है, मुझे मेरी मार्केट स्टैंडिंग बहुत बढ़िया चाहिए। मार्केट स्टैंडिंग समझ पा रहे हो ना? योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। आपकी पोजीशन कैसी है आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, बेटा। और आज की तारीख में आप समझदार हो, जियो की स्टैंडिंग कितनी होगी? होगी कुछ 70%, और सब यहां पर है, सब। ये होती है मार्केट स्टैंडिंग। नहीं होता मेरा ऑब्जेक्टिव हर बार सिर्फ प्रॉफिट कमाना, कई बार मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट एज वेल एज मार्केट स्टैंडिंग हो। समझ आया मार्केट स्टैंडिंग का? योर पोजीशन इन कंपैरिजन ऑफ योर कॉम्पिटिटर। बात ओके, ठीक है। मार्केट स्टैंडिंग ओके। चलो एक और बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मुझे आपसे जानना है प्रोडक्टिविटी क्या होती है। शिवांग क्या होती है प्रोडक्टिविटी भाई? क्या होती है बाबू प्रोडक्टिविटी? क्या होती है सिमर? नहीं पता? लो अब समझ लो बाबू। मैंने एक वर्कर को इनपुट दिए 100 यूनिट दी, मैंने कहा यूनिट प्रोड्यूस कर। उसने कुछ ना कुछ वेस्टेज करी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब बन जाए। मान लो उसने 7 यूनिट वेस्ट करी, और बेटा आउटपुट जनरेट हुआ 93 यूनिट। मैं बोल सकता हूं प्रोडक्टिविटी हेयर इज 93%। प्रोडक्टिविटी क्या होता है बेटा? रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। मैं बोल सकता हूं 93% है प्रोडक्टिविटी, ठीक है बेटा। कंपनी ऐसा एम नहीं ले सकती कि प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करना है, प्रोडक्टिविटी बड़ी इंप्रूव करनी है मेरे को, नहीं ले सकती एम। रिलायंस ने इस बार एम लिया बस 1% प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, 93% है, 94 करनी है। आपको पता है 1% कितने करोड़ का बैठेगा? कितने इनपुट आते होंगे एक साल में? कई लाख करोड़। अगर 1% इंप्रूव हो जाए प्रोडक्टिविटी, यानी कि 1% वेस्टेज कम हो जाए, आपको पता है कितने करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा? समझ पा रहे हो चीजों को? 1% कितना मायने करता होगा, ठीक है ना। अच्छा आपको लगता है ये वेस्टेज इलिमिनेट की जा सकती है कभी? 100% यार होती नहीं वैसे कोई चीज। आप खुद सोचो, आप आपके घर पे फर्नीचर बनना है, प्लाईवुड आई, वेस्ट नहीं होगी?
होगी। आप फैब्रिक खरीद के लाते हो, अपनी शर्ट पैंट सूट बनवाते हो, वेस्ट नहीं होती? होता है फैब्रिक। 100% यार जनरली किसी बिजनेस में कोई चीज़ नहीं होती, बहुत मुश्किल काम है 100% अचीव करना, लेकिन नॉर्मली कंपनीज टारगेट लेती हैं कि हम 100% प्रोडक्टिविटी अचीव करना चाहते हैं, मतलब कोई वेस्टेज ना हो, जितना इनपुट है सारा आउटपुट बन जाए। होता नहीं, मुश्किल है, रेयर है, क्योंकि एम्प्लॉई भी नुकसान करते हैं, मिस हैंडलिंग भी होती है, सब कुछ होता है। हो सकता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना। समझ आ रही है बात? ओके बात। 3 बातें टच कर ली। प्रॉफिट अर्निंग समझाया नहीं, पता है पहले से ही, ठीक है। मार्केट स्टैंडिंग समझाया और प्रोडक्टिविटी समझाया। अब एक और बात कर लेता हूं, इनोवेशन। लो यहीं कर लेता हूं बात, इनोवेशन। और मेरे सामने एक्सपर्ट बैठे हैं, ये मुझे इनोवेशन की डेफिनेशन समझाएंगे आज ही। इनोवेशन क्या होता है? नया आइडिया। हाँ यार बोलो, थोड़ा आप पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको मजा आएगा। क्या होता है इनोवेशन? न्यू आइडिया। इंडियन हो आप, पक्का प्रूव करते हो आप। लो मैं बताता हूँ। फॉरेनर राइटर ना 4 लाइनें लिखकर डेफिनेशन देता है, ठीक है, फॉरेनर यहाँ पर फॉरेनर, और इंडियंस क्या करते हैं, इस एक लाइन को कॉपी करते हैं और अपना नाम लिख देते हैं। वही आप करते हो। न्यू आइडिया आपके हिसाब से इनोवेशन है। मेरे दिमाग में बड़ा नया आइडिया, घुमा फिरा के आपको 2-4 थप्पड़ मारूं, बिल्कुल नया आइडिया, इनोवेशन। ये इनोवेशन नहीं है क्या? आपने बोला नया आइडिया इनोवेशन होता है, मैंने नया आइडिया बता दिया आपको। सुनो, क्या तुम यार, न्यू आइडियाज ऑफ, ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है। अब मेरे को कभी शॉर्टकट जिंदगी में ना बोलना न्यू आइडिया इनोवेशन होता है। न्यू आइडियाज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड distribution of goods and services is innovation। ये कंप्लीट डेफिनेशन है। नया आइडिया सोचकर कुछ भी प्रोड्यूस करना, नया आइडिया सोचकर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना, ये होता है इनोवेशन। समझ आई बात? बाबू प्रोड्यूसिंग के तो 1000 एग्जांपल होंगे। नया आइडिया सोचकर कुछ भी प्रोड्यूस करना, लो बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। बेटा किसी टाइम पर जब पीसीज आते थे, पर्सनल कंप्यूटर आते थे, तो उनका साइज पता क्या होता था? इतने चौड़े, इतने बड़े, 100-100 किलो का पीसी होता था, ठीक है। उसके बाद क्या आया? फ्लैट स्क्रीन एलईडी पैनल, उसके बाद लैपटॉप, नोटबुक। ये क्या है? इनोवेशन। नया आइडिया सोचकर कुछ भी बनाना। ब्लैक एंड वाइट फोन के बाद कलर्ड फोन, कीपैड के बाद स्मार्टफोन, इनोवेशन। टीवीज के बाद एलईडीज, एलसीडीज, एलईडीज, कर्व टीवी, प्लाज्मा टीवी, इनोवेशन। नया आइडिया सोचकर कुछ भी बनाना, ये तो इनोवेशन है। नया आइडिया सोचकर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तो मेरा फोकस एरिया है, जो टीचर बताते हैं। नया आइडिया सोचकर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना इनोवेशन होता है। अमेजन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, क्या है? नया आइडिया सोचकर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोड्यूस करती हैं वो, ये क्या है? इनोवेशन। और आज की तारीख में बेस्ट एग्जांपल जोमेटो एंड स्विगी, ये क्या है? इनोवेशन। नया आइडिया सोचकर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना। सर नहीं हो सकता मेरी कंपनी का एम, सैमसंग का, कि प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, ये तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है। हम चाहते हैं हर साल 300 नए प्रोडक्ट लाएं मार्केट में, हर साल 100 नए प्रोडक्ट लाएं मार्केट में, 100 नए गैजेट्स लाएं। एप्पल का एम नहीं हो सकता ऐसा। तो बेटा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का पार्ट है, इनोवेशन हो सकता है। समझ आई बात? ओके है बात? फिट फाइन, ठीक है। चलो अभी 2 और हेडिंग रहती है हमारी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक क्या रहती है? सबसे पहले फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस की ही बात कर लो। फिजिकल, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से 3? फिजिकल रिसोर्सेज मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मेरी एसेट्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है ना, इसी के पीछे पागल है, भूत भी नाचते हैं इसके पीछे। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज, ये क्या होते हैं? मेरे एम्प्लॉइज, ठीक है। बात इन दोनों पे रहेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज पे कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप नहीं चाहते होंगे कि आपके रिसोर्सेज बढ़े, पैसा तो कमाओ, ये रिसोर्सेज बढ़े, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़े। आपको दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है?
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितनी बड़ी होगी? मेरा ख्याल है 3 महीने तो लगा दोगे अगर पैदल घूमने निकलोगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेस, करंट अकाउंट में कभी बैलेंस देखा किसी फर्म का? 5 लाख करोड़। बस समझ जाओ, वॉक्सवैगन भी सेकेंड लार्जेस्ट फैक्ट्री है पूरी दुनिया की। तो आपके सामने है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना बेटा। नॉर्मली हर फर्म का एम सिर्फ ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। कई बार आपका एम होता है हम फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ओके, एंड लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एम नहीं होता, वैसे जबरदस्ती कराई जाती है पूरी। क्या होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेटा प्रॉफिट को साइड में रखकर सोसाइटी का भला सोचना, वो वेलफेयर किसी भी तरीके से हो सकता है। ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट होता है। कंपलसरी है कि नहीं? कंपलसरी होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना। कंपनीज के लिए होती है, कुछ कंपनीज के लिए। इन्हें बोलते हैं CSR@2%। कंसेप्ट सुना है कभी ये? कोई नहीं, बहुत कुछ सीखना है, मैं तो पहले ही बोला था आपको। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी @2%, कभी सुना है? बहुत सारी पब्लिक कंपनीज को कहा गया है कि आप जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसका 2% सोसाइटी के भले के लिए खर्च करना पड़ेगा। कुछ भी करो, टॉयलेट बनवाओ, कुछ भी करो, लेकिन खर्चना पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी फर्म का प्रॉफिट 10,000 करोड़ है तो 200 करोड़ रुपए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती होंगी कि नहीं बनती होंगी जिनका एम होता होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना? होती होंगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। लायंस क्लब, रोटरी क्लब, हो सकता है, एम तो हो सकता है, लेकिन ये बहुत सारी पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी भी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी @2%, जिसे बोलते हैं CSR@2%। लो एक एग्जांपल दे दूं। PNB बैंक ने आज से 2 साल पहले एक सहारनपुर में इंस्टीट्यूशन है नोन एज सिम्ट, सरस्वती विद्या मंदिर बिहार वालों का ग्रुप है, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इनको 100 PCs गिफ्ट करे, 100 पर्सनल कंप्यूटर गिफ्ट करे अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि उनको काफ़ी पैसे खर्चने थे, कई करोड़। तो ये नया इंस्टीट्यूट बन रहा था, तो इनको उन्होंने 100 पर्सनल कंप्यूटर गिफ्ट कर दिए। समझ में आई बात? इसे बोलते हैं CSR@2%। बात ओके? समझ में आई बात? कोई परेशानी तो नहीं? टॉपिक खत्म हो गया हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। और हमारे सिर्फ 2 ही टॉपिक बचे हैं, एक बिजनेस रिस्क और एक स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर। 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। चलो बाबू, अब सामने देखो, यानी का सामने देखो बाबू। अब एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस रिस्क। ये भी बता देता हूँ बेटा, किसी भी स्कूल में हो, जैसे बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस पक्का होता है, तो बिजनेस रिस्क टॉपिक पक्का है। आप किसी भी स्कूल में हो, एक बार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वीकली, हाफ-ईयरली, पीरियोडिक, फाइनल, कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये टॉपिक को समझना है। ऑल्दो डेफिनेशन पहले क्लियर हो चुकी है, लेकिन एक बार और। बिजनेस रिस्क क्या होता है? कहता है बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अगेन 4 बातों को टच करना है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट को, लॉसेस को, अनसर्टेनिटी को और अनएक्सपेक्टेड इवेंट को। ठीक है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट। बाबू, बिजनेस रिस्क खाली लॉसेस का हो जाना नहीं है, प्रॉफिट भी है, लेकिन इनएडिक्वेट है, उतने नहीं है जितने रिक्वायर्ड थे, तो वो भी बिजनेस रिस्क ही है। अगेन बात कर रहा हूं, 5 करोड़ लगाकर बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन कमाए 500 रुपए साल के, प्रॉफिट कमा लिया, क्या रिस्क नहीं है? रिस्क है। इनएडिक्वेट मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट, 500 रुपए से आपके खर्चे नहीं चलने वाले, वो बिजनेस रिस्क ही है। और बेटा 5 करोड़ लगाकर पहले साल कोई काम धंधा ही नहीं चला, लॉस ही कमाया, सैलरीज जाती गई, एम्प्लॉइज की कुछ कमाया ही नहीं, लॉसेस ही कमाए, तो वो तो बिजनेस रिस्क है ही है। कारण कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनसर्टेनिटी क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर। और आपको पता है ना, हर चीज बदलती है बेटा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बदलती हैं, टेक्नोलॉजीज भी बदलती हैं, हर चीज बदलती है। आप कैंडल्स का काम करते थे, ठीक है, कैंडल्स बनाते थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी बदल गई, इन्वर्टर आ गया और आप कैंडल पे ही पड़े हुए हो, लॉसेस हो जाएंगे कि नहीं? आपकी कैंडल दिवाली वाले दिन ही बिकने वाली है, बस उससे पहले कोई नहीं खरीदेगा। लॉसेस हो जाएंगे ड्यू टू अनसर्टेनिटी, पता नहीं था टेक्नोलॉजी बदल जाएगी। ठीक है, नेस्ले मैगी, नेस्ले की मैगी पता ही है आपको क्या हाल हो गए थे,
गवर्नमेंट पॉलिसी बदल गई, कभी सोचा था कि ऐसे हो जाएगा? लॉसेस हुए अरबों के, लॉसेस हुए ड्यू टू अनसर्टेनिटी। किसी को पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट ऐसे टेक्नोलॉजी बदल देगी, लीगल एनवायरमेंट इतना खिलाफ हो जाएगा उनके। समझ में आई बात? बेटा बिजनेस में आग ही लग गई, सब कुछ खत्म ही हो गया, तो बाढ़ ही आ गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो लॉसेस हो गए ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा। तो बिजनेस रिस्क क्या है बेटा? वो पॉसिबिलिटी कि जब आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाए या लॉसेस हो जाए, वजह कुछ भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी हो सकते हैं। यहां पर एक बात को टच कर देता हूं बेटा, बिजनेस रिस्क दो तरीके का होता है। एनसीईआरटी में बड़ा छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, बात कर लेते हैं। एक का नाम है प्योर रिस्क, सुना है कभी ये? सुना है? और एक का नाम है स्पेक्यूलेटिव रिस्क। लो दोनों की बात करते हैं थोड़ी थोड़ी सी। बाबू प्योर रिस्क में पता है क्या होता है? या तो लॉसेस हो सकते हैं या तो लॉसेस नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता। या तो लॉसेस होंगे या लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, आग लग गई, या तो नुकसान होगा या आग लगी लेकिन नुकसान कुछ नहीं करके गई, प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना आग लगने से। स्पेक्यूलेटिव बेटा या तो लॉसेस होंगे या प्रॉफिट होंगे, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी है। स्पेक्यूलेटिव समझते हो ना? सट्टा एक तरीके का। आपने क्या करा, गर्मियों में इनर वियर बनाने शुरू कर दिए और बहुत बना दिए करोड़ों के, सर्दी पड़ गई और रेट बढ़ गया 30-30 रुपए इनर, तो कमा गए। सर्दी पड़ी नहीं तो लॉसेस हो गए। समझ रहे हो? प्योर रिस्क, रिस्क ही है बस, प्रॉफिट नहीं हो सकता। स्पेक्यूलेटिव रिस्क प्रॉफिट भी हो सकता है। या तो लॉसेस होंगे या लॉसेस नहीं होंगे, या तो लॉसेस होंगे या तो प्रॉफिट होंगे। समझ आई बात? ओके फिट फाइन, बढ़े आगे। ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अभी मैं इसी टॉपिक पर हूं। ठीक है, बिजनेस रिस्क कभी लंबा टॉपिक है। ठीक है, बिजनेस रिस्क टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। चलो बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क की। बाबू 4 तरीके के कॉजेज है, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क 4 तरीके के कॉजेज है। सबसे पहले नेचुरल कॉज। ओ माय गॉड मूवी देखी है? ये वही है, एक्ट ऑफ गॉड। बेटा नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं? एक्ट ऑफ गॉड, उनकी वजह से बिजनेस रिस्क आ जाना। जैसे कि अर्थक्वेक, ठीक है, जैसे कि फैमिन, जैसे कि फ्लड, ये सब एग्जाम्पल इसके हैं। जो भी एक्ट ऑफ गॉड हैं वो सब क्या है बेटा? नेचुरल कॉजेज है। ठीक है, इनके ये मैन मेड नहीं है, इनका कंट्रोल नहीं होता, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इन चीजों पर। ठीक है, नेचुरल कॉजेज। सेकेंड वन इज लो ह्यूमन कॉजेज। ये कौन से हैं? ये मैन मेड है। जैसे कि डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। हो सकता है एम्प्लॉय गल्ला लेकर भाग गया, सारे दिन की सेल लेकर भाग गया, डिसऑनेस्ट बिहेवियर हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, और लॉसेस हुए ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट। बिजनेस रिस्क क्या है? लॉसेस हो गए ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है ना? या और केयरलेस बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। कांच की शेल्फ थी, बहुत सारे डिओड्रेंट पड़े थे, सब ग्लास बोतल थे, उसका हाथ लगा, सारी शेल्फ गिर गई, सारी ग्लास बोतल गिर, सब टूट गया। लॉसेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट। या एम्प्लॉइज का स्ट्राइक पर बैठ जाना, लॉकआउट्स पर बैठ जाना। ठीक है, लेबर यूनियन पूरी स्ट्राइक पर बैठ गई, लाखों एम्प्लॉई हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, 10 दिन के लिए स्ट्राइक होगी तो कई करोड़ों का नुकसान होगा, कई करोड़ों का। ह्यूमन कॉजेस, ठीक है ना? समझ में आई बात? नेचुरल कॉजेस एक्ट ऑफ गॉड है, ह्यूमन कॉजेस ये मैन मेड है। ठीक है, जैसे कि मैंने बात करी केयरलेस बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, या लॉकआउट्स होना या स्ट्राइक कर देना, ये सब। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेस ये बहुत बढ़िया है, इनके ऊपर 1-2 एग्जाम्पल भी बनते हैं। इकोनॉमिक कॉजेस बाबू, इकोनॉमिक कॉजेस क्या है? चेंज इन डिमांड पैटर्न की वजह से भी हो सकते हैं आपको लॉसेस। जैसे कि वही आपने क्या किया, नैरो बॉटम जींस बनवाई, ठीक है, कई करोड़ क्वांटिटी बनाया, फ्लू जींस हो, ठीक है, डिमांड पैटर्न चेंज हो गया, बेल बॉटम का फैशन आ गया, खत्म, कई करोड़ का नुकसान देके जाएंगे आपको। समझ में आई बात? ये इकोनॉमिक कॉज है, चेंज इन डिमांड।
ठीक है, या कॉम्पिटिटर की वजह से कोई इफेक्ट आ जाना, जैसे कि फॉग ने किया अपने कॉम्पिटिटर को फर्स्ट नो गैस परफ्यूम बनाकर, बाकी सारे कॉम्पिटिटर बहुत अफेक्ट हुए, ठीक है ना, पहले उन्होंने बहुत लॉस बियर करे, फिर उन्होंने भी नो गैस परफ्यूम बनाना शुरू कर दिया। समझ आई बात? एक एग्जांपल इकोनॉमिक कॉज का मैं जरूर दे रहा हूं, अदर कॉजेस में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, पर अदर कॉज का बात नहीं है वो, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, ये एग्जांपल है, मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, समझना जरा बाबू, ये इकोनॉमिक कॉज का एग्जांपल है, ठीक है। एनसीईआरटी को मत देखना, एनसीईआरटी ने गलत लिखा हुआ यहां पर। मान लो आप एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जो आपका यूएसए से आता है, ठीक है, और आपने साल भर में $1,00,000 का गुड्स इंपोर्ट करना है, ठीक है, $1,00,000 का गुड्स इंपोर्ट करना है, और आज $1 की वैल्यू सपोज करो 70 है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे से इंडियन रुपी में पैसा ले सकता है कि नहीं? लेता होगा कि नहीं? उसके लिए कागज का टुकड़ा है रुपी, वो क्या करेगा यूएसए में कागज के टुकड़े का, ठीक है, उसको क्या चाहिए? डॉलर में पेमेंट चाहिए। मैंने उससे $1,00,000 का गुड्स लिया, अगर मुझे उसे आज पे करना होता तो मैं क्या करता? बैंक जाता, 70 लाख रुपए लेकर, मैंने कहा बैंक इसको एक्सचेंज कर दे, ठीक है, डॉलर्स में, डॉलर लेता 1 लाख और क्या करता? उसको पे कर देता, ऐसे ही करता। पर मान लो मैंने आज पे किया ही नहीं, मैंने उससे कहा हमारी बॉन्डिंग ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैंने कहा 3 महीने के बाद गुड्स प्रोडक्ट बेच कर तेरे को पैसे दूंगा। उसने कहा एग्री, बेचो आप गुड्स, ठीक है। मैंने मार्केट में बेचने शुरू करे और मैं बेच रहा हूं गुड्स। 3 महीने के बाद आज $1 का प्राइस 73 हो गया, ठीक है, और मैं 70 लाख रुपए लेकर जा रहा हूं बड़े मजे से बैंक, ठीक है। मैंने कहा बैंक ये पकड़ तेरे 70 लाख और मुझे $1,00,000 दे दे, दे देगा? आज 3 महीने के बाद दे देगा? नहीं। बैंक क्या कहेगा? आज तो 73 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आज 73 लाख देने पड़ेंगे, तब मिलेंगे $1,00,000। बेटा मैंने क्या किया? अच्छा इसमें बताओ, मैंने कुछ किया? मेरे कंट्रोल में थी चीज? नहीं, मैंने सिर्फ 3 महीने डिले करा पेमेंट को। क्या हुआ बेटा? एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हो गए और मेरे को देखो बिजनेस रिस्क आ गया मेरे ऊपर। क्या मुझे लॉसेज हुए? लॉसेज नहीं हुए, मुझे 3 लाख के लॉस हो गया। लॉसेज हुए ड्यू टू अनसर्टेनिटी, मुझे थोड़ी पता था एक्सचेंज रेट इतना फ्लक्चुएट कर जाएगा। समझ आई बात? इकोनॉमिक कॉज का एग्जांपल समझ में आए, ठीक है। नेचुरल समझ में आया था, देन ह्यूमन कॉजेस, देन इकोनॉमिक कॉजेस, एंड लास्ट वन इज अदर कॉजेस। लो ये भी समझ लो, बहुत काम की बात, अदर कॉजेस। बेटा 2 एग्जांपल है। मान लो, अच्छा आपको पता है ना हमारा चाइना से आज की तारीख में ट्रेड बहुत बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी रहती है इंडिया और चाइना की, ठीक है। मान लो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बढ़ जाए अगर, ठीक है, और आप एक ऐसा गुड्स बेचते हो इंडिया में जो सिर्फ चाइना से आता है, ठीक है, और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बढ़ चुकी है, इंडियन गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ना तो कोई इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया और चाइना आपस में दोनों बॉर्डर सील है, कोई गुड्स नहीं आ रहा आपका, और 1 साल तक बॉर्डर खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। आप बताओ बिजनेस रिस्क आया कि नहीं? लॉसेस छोड़ दो, बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इज द एग्जांपल ऑफ अदर कॉजेस, पहला एग्जांपल। दूसरा बात, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर। बेटा मान लो आप कोई ऐसी चीज बनाते हो, लेट्स सपोज आप स्टील बनाते हो फ्रॉम आयरन ऑर, और बहुत बड़ी भट्टी में पिघाला जाता है आयरन ऑर को, ठीक है, वो बॉयलर फट गया, ठीक है। अब बॉयलर, नया बॉयलर आने में एक कम से कम 1.5-2 महीने लगेगा। आप ऑर्डर करोगे, फिर वो बनेगा, और मान लो जर्मनी से आना है वो, ठीक है ना। लॉसेस रहेंगे 1.5 महीना, आपको रहेंगे, 100% रहेंगे, कोई काम धंधा ही नहीं चलेगा आपका, ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ठीक है ना बेटा। तो बस्टिंग ऑफ बॉयलर भी इसका एग्जांपल हो सकता है अदर कॉजेस का। चारों बातें समझ में आई? नेचुरल कॉजेस एक्ट ऑफ गॉड है, ह्यूमन कॉजेस मैन मेड है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉई या अब केयरलेस बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉई, लॉकआउट्स एंड स्ट्राइक्स। फिर हमने थर्ड वन की बात करी, इकोनॉमिक कॉजेज, चेंज इन द डिमांड पैटर्न, कॉम्पिटिटर के इफेक्ट आ जाना, या फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, ठीक है। एंड फोर्थ वन अदर कॉजेज, जिसमें हमने 2 बातें करी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड बस्ट ऑफ बॉयलर, ठीक है। अब बेटा एक टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, या कैरेक्टरिस्टिक कह लो आप, ठीक है, या फीचर कह लो। नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा ये भी बात चलो अभी क्लियर ही कर दो, अब बात चलिए, तो फीचर और एडवांटेज में फर्क होता है?
पहले यही तो क्लियर कर लो, तभी तो आगे बात करेंगे। फीचर और एडवांटेज में फर्क होता है बेटा, एक बात ध्यान रख लेना, फीचर से ही निकलती है एडवांटेज और फीचर से ही निकलती है डिसएडवांटेजेस। फीचर क्या होता है, एक एग्जांपल देकर क्लियर करता हूं। भगवान ने हम सबको आंखें दे रखी हैं, फीचर है। किसी को सुंदर आंखें दे रखी हैं, ये एडवांटेज है। खैर आप तो खैर भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया, सबको बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन फीचर और एडवांटेज डिसएडवांटेज में फर्क होता है। फीचर से ही निकलने वाली एडवांटेज और फीचर से ही निकलने वाली है डिसएडवांटेजेस, ठीक है। चलो अब बात कर रहे हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो, फीचर कह लो, सब एक बात। 4 हैं। सबसे पहले फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्या है बेटा, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर बाबू आप रिस्क ले रहे हो तो आपको रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। देखो ये एक ओल्ड एज प्रिंसिपल है कि आप सोचते थे ना कोई रिस्क लो ना कोई प्रॉफिट होगा, नो रिस्क नो प्रॉफिट। हमारी पुरानी जनरेशन सोचती थी, हमारी जनरेशन क्या सोचती है, हम सबने माउंटेन ड्यू पी हुई है। अच्छा ज्यादा रिस्क लो, ज्यादा ही कमाना है बस, ठीक है ना। मान कर चलो सर्दियां होंगी और बनाओ इनर वियर, होंगी तो तगड़ा ही मिलेगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। बेटा अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उसका रिवॉर्ड प्रॉफिट ही है, समझ आई। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड वन क्या है, डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। कहते हैं, अब ये बात मैं अभी क्लियर कर चुका हूं, अभी आपको याद आ जाएगी 2 मिनट के बाद। डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। वर्ड याद है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कहीं ना कहीं हमारे से, नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस पढ़ा था ना। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस पढ़ रहे थे, बात आई थी। अभी मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं बाबू। रिस्क कैसे होता है, नेचर के हिसाब से होता है बिजनेस के, बिजनेस के साइज के हिसाब से होता है। अगेन वही बात, आपने गारमेंट की फैक्ट्री अपने शहर में खोली हुई है, या फैक्ट्री छोड़ो, आपने एक गारमेंट की दुकान खोली हुई है अपने शहर में, ठीक है। और एक वी मार्ट ने खोली हुई है दुकान, पता ही है आपको शहर देश की कितनी लोकेशन पे खोली हुई है, ठीक है। आपने जीन्स स्टॉक करी और उसने भी जीन्स स्टॉक करी और वो जीन्स आउट ऑफ फैशन हो गई। किसको ज्यादा नुकसान होगा, समझदार हो आप बेटा। जितना बड़ा साइज होता है ना बिजनेस का, नुकसान भी उतना ही बड़ा होता है। जितना छोटा साइज होता है नुकसान भी उतना छोटा होता है। यह साइज के हिसाब से बिजनेस रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। साइज समझ में आ गया, अब नेचर की बात भी समझ लो। फिर अगेन वही बात, मैंने ये कमरा लैपटॉप से भरा है, करोड़ों रुपए के लैपटॉप पड़े हैं, आग लग गई, करोड़ों का नुकसान। मैंने ये कमरा कॉटन से भरा है, रुई से, और आग लग गई, 10,000 रुपए का नुकसान। समझ आई बात। रिस्क डिपेंड किन चीजों पे करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है और साइज पे भी डिपेंड करता है। समझ आई बात, ओके है बात। 2 हेडिंग प्रॉपर ओके है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग और डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। बाबू सेकंड हेडिंग, रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। मैं उल्टा करा रहा हूं बिजनेस रिस्क के फीचर, ठीक है ना। पहले फोर्थ कराया, थर्ड अब सेकंड है। रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बाबू एक बात सुन लो, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, रिस्क कांट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, कभी खत्म नहीं किया जा सकता। आप कोई भी बिजनेस में हो, रिस्क को कम करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। मेरे को डर है मेरी फैक्ट्री को आग ना लग जाए, चलो फायर इंश्योरेंस करा लो। मुझे डर है बाढ़ ना आ जाए, चलो मरीन इंश्योरेंस करा लो। मुझे डर है चोरी चकारी ना हो जाए, वॉचमैन रख लो। प्लांटर ही गिर गया तो। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कांट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। खत्म नहीं कर सकते आप, पूरी जिंदगी लगा लो। अच्छा एक ऐसा बिजनेस सोच कर बताओ जिसमें कोई रिस्क नहीं है। 1-2 साल का टाइम दे दूंगा मैं आपको, अगर आप कहोगे तो ऐसा कोई बिजनेस है नहीं धरती पे जिसमें रिस्क ना हो। रिस्क को कम किया जा सकता है, खत्म कोई नहीं कर सकता। समझ आई बात। और पहला फीचर सबसे सिंपल डेफिनेशन से भी हम क्लियर करते हैं, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से आता है। इतने सारे एग्जांपल दिया। अनसर्टेनिटी क्या है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर। और कुछ भी बदल सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी बदल सकती हैं बेटा। मैंने एक बात भी करी थी नीतीश गवर्नमेंट की, याद है। नीतीश गवर्नमेंट आई बिहार में और लीकर बैन हो गई। किसको पता था लीकर कंपनियां लुट गई, बर्बाद होगी रातों रात।
योगी जी की सरकार है यूपी में, सारे बुचर हाउसेस बंद करा दिए, जिनका इस चीज से रिलेटेड धंधा था वो लुट गए। किसको पता था ऐसा हो सकता है? बिजनेस रिस्क अराइज क्यों होता है? अनसर्टेनिटी की वजह से। पता नहीं है फ्यूचर में क्या हो जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती हैं, फैशन बदलता है, टेक्नोलॉजीज बदलती हैं, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलता है, सब कुछ बदलता है। मैदे की डिमांड कम होती जा रही है, मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जमीन की डिमांड बढ़ती जा रही है। जितनी भी कंपनियां मैदा बना रही है सब परेशान है। बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। कस्टमर का टेस्ट बदल रहा है। सारी नूडल्स मेकिंग कंपनीज क्या कर रही हैं? आटा नूडल्स निकाल रही हैं धड़ाधड़। क्यों? उनको भी बिजनेस रिस्क दिखाई दे रहा है अनसर्टेनिटी की वजह से। उनको भी पता है कस्टमर का टेस्ट भागता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल रही हैं। समझ आई बात? ये बिजनेस रिस्क टॉपिक यहां बिल्कुल खत्म हो गया। बस एक लास्ट टॉपिक रहता है बड़ा आसान सा, ठीक है? स्टार्टिंग अ बिजनेस, बेसिक फैक्टर, ठीक है? और ये इसके लिए आपको अभी नोट्स नहीं देखने, पहले तो मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं। आज आपको बिजनेस स्टार्ट करना है बाबू। सबसे पहली बात जो दिमाग में आएगी वो क्या? बहुत सारी बातें दिमाग में आएंगी, बहुत सारी बातें। मेरे को आज बिजनेस स्टार्ट करना है किसी चीज का, बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में रहेंगी, आपके दिमाग में भी रहेंगी, लेकिन क्या क्या? कैपिटल कहां से लाऊं? ठीक है, आ सकती है। और लैंड, लोकेशन क्या हो, और साइज क्या हो, सबसे बड़ी बात। और सबसे पहली बात सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, या कह लो नेचर ऑफ बिजनेस। भाई सबसे पहले क्या सोचोगे? किस चीज का बिजनेस, या पैसे सोचना शुरू कर दोगे? सबसे पहली बात जो दिमाग में आएगी वो है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। किस चीज का बिजनेस करें, ठीक है? और एक बात बता देता हूं, किस चीज का बिजनेस करें दो बातों पे डिपेंड करता है। हमेशा ऐसे ही लिख कर आना है पेपर में, इंटरेस्ट एज वेल एज नॉलेज। बाबू इंटरेस्ट है गारमेंट्स बेचने में और नॉलेज है कंप्यूटर रिपेयरिंग की। कौन सा काम करूं? नहीं हो सकता। जहां दोनों एक साथ मिलेंगे बेटा वही काम करना है। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, किस चीज का बिजनेस करना है, और बेटा किस चीज का बिजनेस करना है ये दो बातों पे डिपेंड करेगा हमेशा, ठीक है ना? मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है एज वेल एज मुझे नॉलेज किस चीज की है। समझ में आई बात? सेकेंड चीज जो दिमाग में आएगी, अब आएगी दिमाग में साइज क्या हो। साइज मैं एक बार और बोल देता हूं बस लास्ट बार, साइज तीन तरीके का हो सकता है बेटा, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल क्या होता है? एक शहर में बिजनेस शुरू करना है। मीडियम स्केल 2-3 स्टेट तक जाना है, यानी कि 10-15 शहरों तक जाना है। या बेटा लार्ज स्केल नेशन वाइड जाना है, या एमएनसी ही बनना है, मेरे को मल्टीनेशनल कंपनी ही बनना है। ये होता है स्केल, साइज। थर्ड वन जो आपने नहीं बोला मैं बता देता हूं, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, ये पूरा चैप्टर 2 है, बता देता हूं। सोल प्रोप्राइटर में रह के बिजनेस करना है, यानी कि अकेले करना है बिजनेस, या पार्टनरशिप में करूं, या कंपनी खोल लूं। समझ आई बात? फोर्थ वन लोकेशन, हार्ट ऑफ द सिटी में चाहते हैं। नॉर्मली हम कभी नहीं चाहते रेजिडेंशियल इलाके में शॉप खोल के बैठ जाए। बेटा अपने घर में खोल के तो बैठ जाओ, मोबाइल की शॉप, मुझे बता देना चल जाए तो। लोकेशन मैटर करती है कि नहीं करती? लोकेशन मैटर तो करती होगी ना, ठीक है ना? तो लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। फिफ्थ वन, अब आएगा आपकी बात, आपने बोला कैपिटल रिक्वायरमेंट में, लेकिन इसको दूसरे नाम से समझाता हूं। इसे बोलते हैं फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। लो लिख कर बताता हूं आपको। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। बाबू देखो क्या होता है, बिजनेस में ना पैसा दो ही जगह लगता है। एक लगता है फिक्स्ड एसेट्स में, और एक लगता है वर्किंग कैपिटल, या आप बोल लो करंट एसेट्स। समझते हो ना ये क्या होती हैं? अकाउंट्स के स्टूडेंट हो। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, जो बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए। जनरली लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। करंट एसेट्स which is to be converted into cash or cash equivalent within 1 year.
कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक या डे टू डे एक्सपेंसेस, ये सब करंट एसेट्स हैं। दो ही जगह पैसा चाहिए, या तो फिक्स्ड एसेट्स में या करंट एसेट्स में। बेटा आप ये सोचोगे कि इनमें कितना पैसा लगेगा और क्या वो मेरे अवेलेबल मींस में आ रहा है कि नहीं। मान लो बेटा फिक्स्ड एसेट्स में पैसा चाहिए आपको 50 लाख और 25 लाख चाहिए वर्किंग कैपिटल में 75 लाख रुपए। आप ये सोचोगे कि ये पैसा आएगा कहां से। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये तो सोचना है ना पैसा लगेगा कहां कहां और आएगा कहां से। मान लो बेटा आपकी खुद की सेविंग, इसे हम बोलते हैं ऑनर फंड। ऑनर मतलब मालिक ने कितना पैसा लगाया, आपकी खुद की सेविंग वगैरह सब कुछ मिलाकर 60 लाख रुपए आपके पास, और बेटा बैंक आपको लोन देने को तैयार है। लोन कह लो या टेक्निकली बोल लो बोरोड फंड। बैंक आपको लोन देने को तैयार है 20 लाख तक, कितना भी ले लो, आपको तो 15 ही चाहिए। क्या ये अवेलेबल मीन्स से अरेंज हो पा रहा है? 75 लाख रुपए चाहिए थे, 75 लाख मिल रहे हैं, बहुत आराम से मिल रहे हैं। तो बेटा हाँ अब हो सकता है बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, अभी तक हमने 5 बातें डिस्कस करी। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, किस चीज का बिजनेस करना है, 2 बातों पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पर और आपकी नॉलेज पर। सेकेंड वन साइज, क्या साइज हो, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल। थर्ड वन चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। फोर्थ वन लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज। फिफ्थ वन फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। एंड लास्ट वन टैक्स प्लानिंग। नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन अलग चीज होती है, टैक्स प्लानिंग अलग चीज होती है। टैक्स इवेजन होता है टैक्स चोरी करना, ठीक है। टैक्स प्लानर पता ही आपको कौन होते हैं, एडवोकेट्स, ठीक है ना। टैक्स प्लानर, बाबू देखो एक बात सुनो, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, लॉ में कमी ढूंढकर टैक्स बचाना। टैक्स इवेजन का होता है टैक्स चोरी। टैक्स चोरी की बात नहीं कर रहे। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, जीएसटी आने के बाद कम हो गए। जीएसटी ने 17 टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया, मर्ज कर दिया, ठीक है। अदरवाइज आप सोचो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो एक्साइज पे कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो तो सेल्स टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है ना। इंपोर्ट करते हो रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो, ठीक है ना। और इनकम टैक्स अलग पे कर रहे हो, वेल्थ टैक्स अलग पे कर रहे हो, ठीक है ना। होटल हो तो लग्जरी टैक्सेस पे कर रहे हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो एंटरटेनमेंट टैक्स पे कर रहे हो। बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं इंडिया में। जीएसटी आने के बाद कम हुआ है, वेल्थ टैक्स भी खत्म हो चुका है, इनकम टैक्स आ चुका है। लगभग अब 2 टैक्सेस रह गए हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी बोल सकते हो। कस्टम ड्यूटी आज भी लगता है, वैसे 3 बोल सकते हो आप, ठीक है। बाबू टैक्स प्लानिंग भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है कि आप कैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसके ऊपर टैक्स परसेंटेज कितनी है और क्या क्या टैक्सेस है। ये आप अपने किसी भी टैक्स प्लानर से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एडवोकेट से टैक्स की प्लानिंग भी करा सकते हो। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये भी सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। चैप्टर खत्म, भोग डल गया, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।